everyone. I want everyone to be on video because जितना अपने इंटरेक्शन करेंगे ना उतना आपको खुद को समझ में आएगा how you can take your business to the next level and what is the problem you are facing so that I can guide you properly. So I request all of you to be online. It's a request. Be on camera. Yes, it's a request from our side also. Please open the camera. Wherever you are, doesn't matter. हाँ, आप कैमरा में रहोगे तो मुझे समझ में आएगा यू आर हियर, यू आर नॉट हियर एंड देयर, तो यू विल लिसन टू मी and it will purely an interaction session. I will not do any bookish language. Thank you, everyone. I will share my screen. Is it visible? Yes, Ritika, absolutely visible. Sure. सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज एमएसएमई। आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो सब स्टार्टअप में हो, बट कहीं ना कहीं आप एमएसएमई हो। जब आप कुछ भी काम कर रहे हो आप भी किसी ना किसी को एम्प्लॉयमेंट दोगे। तो एमएसएमई एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है हम लोग के इंडिया में। एटलीस्ट मोर देन 6 करोड़ 12 करोड़ पीपल्स को एमएसएमई एम्प्लॉय करता है एंड दैट टू 45% आर फ्रॉम रूरल एरियाज। तो एमएसएमई बहुत बड़ा पार्ट होता है। अप्रोक्सीमेट 30% जीडीपी इज फ्रॉम एमएसएमईज, 40% एक्सपोर्ट्स आर फ्रॉम एमएसएमई। ये मैंने जस्ट एक थोड़ा सा इसीलिए बताया ताकि आपको पता हो कि एमएसएमई क्या होता है। बीइंग अ स्टार्टअप यू आर एमएसएमई। कैसे? सबसे पहले हम लोग समझते हैं एमएसएमई किसको बोलते हैं। फर्स्ट आता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। ये तीनों में दो कैटेगरी से आते हैं। टर्नओवर में अपना जितना इन्वेस्टमेंट है एंड प्लांट एंड मशीनरी में। बहुत सारे स्टार्टअप्स या बहुत सारे कंपनीज ऐसे होते हैं जो एआई ड्रोन रिलेटेड होते हैं या ईवी रिलेटेड होते हैं जहां पर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होता है। हो सकता है टर्नओवर नहीं हो फर्स्ट में, बट इन्वेस्टमेंट उनका सॉफ्टवेयर में होता है। जितना सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट उतना कैटेगरी वो लोग का चेंज होता रहेगा। एग्जाम्पल, अगर उनका इन्वेस्टमेंट 2.5 सीआर तक अप टू है, यानी 1 रुपीज लेकर 2.5 सीआर तक, तो वो माइक्रो है। टर्नओवर वही 10 सीआर तक रहता है, तब वो माइक्रो है। स्मॉल, 25 सीआर तक इन्वेस्टमेंट है या टर्नओवर अप टू 100 सीआर है, तो वो स्मॉल एंटरप्राइज हो गए। मीडियम में 125 सीआर तक इन्वेस्टमेंट है या टर्नओवर अप टू 500 सीआर, तो वो मीडियम एंटरप्राइज हो गए। अब इसके ऊपर जो है वो लार्ज कॉर्पोरेट होते हैं। यानी आप सोचिए, अगर आपका टर्नओवर अप टू 500 सीआर है यानी आप गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स को एंजॉय कर सकते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अप टू 125 सीआर है तो भी आप सारे स्कीम्स को एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि सारे स्कीम्स लार्ज कॉर्पोरेट में एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग सेंट्रल स्कीम्स की बात करेंगे जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हैं, धीरे धीरे आपके सॉल्व होते रहेंगे। ये एमएसएमई कैसे कैटेगराइज होते जनरली, ये जनरली मैं बोल रही हूँ। अगर कोई हैंडीक्राफ्ट में है, कोई टेक्सटाइल में है या कोई फूड सेक्टर में या कोई ज्वेलरी सेक्टर में, वो माइक्रो इंडस्ट्रीज होते हैं, क्योंकि वो लोग का इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो उतना ज्यादा नहीं रहता है। टर्नओवर अब जैसे आपका रहेगा। स्मॉल सेगमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल पार्ट्स या ईवी या केमिकल या इंजीनियरिंग गुड्स के कुछ पार्ट्स है, वो लोग रहते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत हाई हो जाता है जब ऑटोमोबाइल में भी आप हाई एंड पार्ट में जाते हो, या आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ड्रोन सेक्टर, यहाँ पर हाई इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो लोग अपने आप ऑटोमेटिक मीडियम इंडस्ट्रीज में चले जा रहे हैं।
यहाँ पर जो एमएसएमई की पार्ट है, 31% आई हैव अ रिलेट्स टू क्वेश्चन मैन्युफैक्चर। रितिका, शुड बी यस। स्टार्ट? अच्छा, आपका जो आपने जो फर्स्ट स्लाइड में दिखाया ना, इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टर्नओवर, वो एंड है, मतलब योर इन्वेस्टमेंट और है। नीड्स टू, और और है? अच्छा। और अच्छा, ओके, प्लीज कंटिन्यू। 31% इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 36 इज ट्रेडिंग, 33% इज अदर सर्विसेज। यानी कोई भी प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, या कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो सकते हैं, एआई रिलेटेड हो सकते हैं, बिकॉज दे फॉल इन सर्विस सेक्टर। तो ये कैटेगरी है एमएसएमई की। हम लोग अब समझ गए एमएसएमई क्या है। यानी आप अगर स्टार्टअप हो या स्टूडेंट स्टार्टअप हो या कुछ भी हो, यू विल फॉल इन एमएसएमई, चाहे कोई भी एज हो आपकी। क्योंकि 12 इयर्स भी 14 इयर्स भी आज के दिन कुछ ना कुछ कमाल करके जा रहे हैं। लेकिन हमें कुछ बात का ध्यान में रखना है, वाई स्टार्टअप फेल्स। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बट 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। आप लोग ने जाना है क्यों? मैं ये जानना चाहती हूँ ऑडियंस से। Ma'am, may I answer? या श्योर। Ma'am, I think there might be two reasons that come to my mind. One is inconsistency in the efforts, and secondly is like the inadequate market study. वेरी गुड। अदर? सबको लगता है कि स्टार्टअप सक्सेस करते हैं? Cash flow issues. कैश फ्लो इशू, वेरी गुड आंसर। Management issues. वेरी गुड आंसर। और? Founders all sometimes fight. They don't have mutual understanding. यस। Lack of Non-compliance. नॉन कंप्लायंस सबसे बड़ा बात होता है। आप लोग स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं, बट आप कंप्लायंस ही नहीं करते हैं। या तो प्रोप्राइटरशिप चला जाता है, जहां पर कंपनी और एलएलपी जानी चाहिए, या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, बट कोई गाइडेंस नहीं रहता है। मैंने एक स्टार्टअप अटेंड किया था फ्रॉम गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट से ही बहुत सारे स्टार्टअप्स आए थे। एक स्टार्टअप ने पहले एलएलपी किया, फिर उसको किसी बताते हैं कोई बंदे कि एलएलपी से स्टार्टअप का बेनिफिट नहीं है, कंपनी से है। उसने एलएलपी बनाने में खर्चा किया, फिर वापस कंपनी बनाने में खर्चा किया, और बाद में वो देखते उसका 10 साल का टाइम लिमिट चला गया। क्या किया वो? अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट किया। उसको गाइडेंस भी नहीं था, दूसरा वो प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर प्रोफेशनल से नहीं लिया। Formation is very important, whether you have to form the proprietorship concern, whether partnership, whether LLP, whether company। ये यही constitution फॉर्म होते हैं। हर एक के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे जैसे मैं स्कीम्स बताऊंगी, आपको समझ में आएगा किस तरह का फॉर्मेशन करना चाहिए। हम लोग के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बट हमें लगता है ना कि हमारे आइडिया कोई चोरी कर लेगा। कभी कभी लगता है, या तो कभी वो आइडिया हम लोग सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, बट दूसरा जन करके ले जाता है। आप इसको एक कॉपीराइट या पेटेंट या ट्रेडमार्क से अपने आइडियाज को कैप्चर कर सकते हो। अगर दूसरा जन वो कॉपी भी कर लेता है ना, उसको अच्छा खासा अमाउंट आपको देना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आप लोग को। 3 इडियट कितने जन मूवी देखे? रेज योर हैंड। आई थिंक पता है एवरीबडी, ना रितिका। हाँ, चेतन भगत का कॉपी किया हुआ था। डायरेक्टर को अच्छा खासा पैसा देना पड़ा था चेतन भगत को, क्योंकि उसका कॉपीराइट था उस पे। तो ये अपना आइडिया आप सिक्योर कर सकते हैं, आपको पता चलेगा उस पे भी सब्सिडी है। अकाउंटिंग, हम लोग कुछ भी करते हैं। हम लोग आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इंटरनेट का खर्चा लग रहा है, आज टाइम गोस। हम लोग कहीं पर भी जा रहे हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा लगता है, कुछ खा रहे हैं, फूडिंग एक्सपेंस लगता है,
हम लोग का कैश का फ्लो है, जो एक जन ने बोला कि कैश फ्लो नहीं पता होता है, बिकॉज आप प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते हैं। आपको यही नहीं पता होता है आपके बिजनेस में आज के दिन कितना कैश है। ये स्टार्टअप के संग नहीं, ये हर एक कॉर्पोरेट के साथ भी है। दे डोंट नो हाउ मच एक्चुअल कैश दे हैव, इसीलिए प्रॉब्लम होती है, कंपनी इसीलिए बंद होती है। कैश ही नेगेटिव होती है एक्चुअल में। बुक्स में पॉजिटिव है बट एक्चुअल कैश इज नेगेटिव। प्रॉपर अकाउंट्स होना बहुत जरूरी है फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब आप 1 रुपया का भी इनकम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका फिक्स एक्सपेंस हो रहा है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं से आप इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हो, इधर योर और योर फैमिली मेंबर्स और योर फ्रेंड्स। बहुत जरूरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो ट्रेडिंग में, गुड्स का ट्रेडिंग में है या मैन्युफैक्चर में, गुड्स रिलेटेड 40 lakhs का जब तक नहीं होता है मैंडेटरी नहीं है। कोई सर्विस रिलेटेड में है तो 20 lakhs का टर्नओवर नहीं होता है तो मैंडेटरी नहीं। बट अगर आप ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं, amazon में, फ्लिपकार्ट में, तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंडेटरी। अगर आप अपना हर जगह लगाते हैं एग्जीबिशंस, उस समय भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए रहता है। ये आपको कोई नहीं बताता, जिसको हम लोग बोलते हैं कैजुअल रजिस्ट्रेशन, वो भी बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स, हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही नहीं बना पाते। चैट जीपीटी यूज कर लिया, चैट जीपीटी बना दिया, बट क्या सारा काम चैट जीपीटी कर देगा हम लोग का? चैट जीपीटी अगर सब काम कर देता है, प्रोफेशनल्स का कभी भी दरकार नहीं होगा आपको। A professional can guide you very professionally. A government needs detailed project report for each and every schemes in different matter. अगर हम पीएमईजीपी की बात करेंगे, उधर पे अलग तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, स्टेट स्कीम में अप्लाई करता है, उस उधर पे एक अलग है। स्टार्टअप की रिपोर्ट अलग है। सबकी अपनी अपनी गाइडलाइंस है, तो अपने को पता होना चाहिए कैसा रिपोर्ट किसको चाहिए। बैंक में अगर हम लोग कोई इंसेंटिव स्कीम्स के लिए अप्लाई करते, दे वांट सर्टेन रिपोर्ट जहां पर रेशियो का कैलकुलेशन हो, कि आप आज के दिन नहीं, कल के दिन कहां पर आपकी कंपनी है, कल के दिन आपका कैश फ्लो कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, रेशियो कितना है, टर्नओवर, आप किस पोजीशन में हो, ज्यादा आपको देना है या लेना है, वो सारा रेशियो कैलकुलेट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएमए डेटा। पूरा वो लोग उसी बेसिस पे रिपोर्ट मांगते हैं। तो हर एक जगह हर एक रिपोर्ट डिफरेंट है। कैश फ्लो, जो मैंने पहले भी बोला, आपको कैश फ्लो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कितना गया, कितना आया, आपको पता होना चाहिए, एक्चुअल में पता होना चाहिए। हम लोग कहीं पर भी आ रहे जा रहे, दिस इज एक्सपेंस if we are doing for business purpose, if we are doing networking for business, that is an expense. Traveling is an expense because you are doing for your business, not for मस्ती। अगर आप मस्ती के लिए कर रहे हो वो अलग चीज हो गया, बट अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो तो बी सीरियस। जब तक वो कमिटमेंट लेवल नहीं आएगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। स्टार्टअप में ये प्रॉब्लम बहुत है। पैशन दिखा देते हैं 1 साल 2 साल, बट यू नीड कंसिस्टेंसी। 1 2 साल में कुछ नहीं होता है, 3 4 साल तो स्ट्रगल रहता है, 4 साल बाद आपका कुछ होता है। कभी कभी कुछ स्टार्टअप्स के लिए 2 years में बोनस आ गया, बट दैट डजंट मीन वो बोनस हर समय रहेगा। उनको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी वो बोनस पॉइंट रहेगा। आज के दिन अगर हम लोग कोई भी बड़े, हम लोग बड़ा का बात नहीं करते, हम लोग स्टार्टअप का ही बात करते हैं। वाव मोमो है, पेटीएम है, लेंसकार्ट है, सबने अपनी जर्नी जीरो से स्टार्ट की है। अगर वो लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते तो वो लोग कभी भी आगे नहीं पहुंच सकते थे।
आपको धीरे धीरे पता चलेगा कुछ स्टूडेंट स्टार्टअप भी हैं जो 14 इयर्स में उनको फंडेड मिला है, गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिला है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो आज उनकी जर्नी सक्सेस है, नहीं है तो नहीं सक्सेस है, वो बंद हो गई। आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है। सबसे पहला स्टेप होता है कोई भी स्कीम्स के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, जो मैंने आपको कंप्लायंस में बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको किस फॉर्मेशन में जाना है, प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, एलएलपी या पार्टनरशिप। उसके बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बिकॉज ये फर्स्ट सीडी है, फर्स्ट स्टेप। जब तक आपको ऊपर पहुंचना है तो सीढ़ी बाई सीढ़ी जानी पड़ेगी, तो ये फर्स्ट स्टेप है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये अगर नहीं होगा आप बहुत सारे स्कीम्स में एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें एक चीज बात ध्यान में रखनी है, दिस इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। बहुत सारी फेक वेबसाइट है जहां पर 1500 2500 वो लोग डिमांड करते हैं रुपीज एज अ गवर्नमेंट फीस, बट दैट इज फेक। आप वो उसी समय मान लो वो फेक है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। इसमें एक बात ध्यान में रखना है, जब आपकी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है तो जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है तब इंडिविजुअल का पैन जा रहा है, बट आफ्टर दैट आपको एलएलपी या कंपनी या पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर देना है, इंडिविजुअल का पैन नहीं देना है। आपको सब्सिडी लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, बट आप आगे का सोचोगे जब टेंडर का काम करोगे तब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर नहीं की है। और एक पैन से एक ही रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ये आपको बहुत बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने स्कीम्स की बात करते हैं। दिस इज सेंट्रल स्कीम पीएमबीजीपी, बहुत बार रिजेक्ट होता है। आई विल से कि क्यों। सिंस यू आर अ स्टूडेंट, यू आर एलिजिबल। आप लोग पहले कहीं पर भी काम नहीं करते थे, इसीलिए आप एलिजिबल हो। इसका पहला क्राइटेरिया ही यही है, यू आर अनएम्प्लॉयड, नाउ यू आर गोइंग टू बी एम्प्लॉयड। इसका मेन मोटो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। 18 इयर्स ऑफ अबव एज कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो ट्रस्ट हो या इंडिविजुअल हो या कोई भी हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 20 lakhs, अर्बन एरिया में है, 10% आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी 2 lakhs। 15% आपको सब्सिडी मिल जाती है गवर्नमेंट से, यानी 3.5 लाख। ये 3 लाख आपको सब्सिडी मिल गई, 3 लाख आपको सब्सिडी मिल गई, 2 लाख आपका कंट्रीब्यूशन, बचा आपका 15 लाख। 15 लाख का आपको लोन मिलेगा अंडर पीएमईजीपी स्कीम। ये कंसेप्ट है पीएमईजीपी का। यही अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं या कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आपकी 5% ओन कंट्रीब्यूशन होती है। वही चीज अगर आप रूरल एरिया से हैं तो 25% सब्सिडी है। अगर स्पेशल कैटेगरी के लिए है तो 25% इज फॉर अर्बन एरिया, सब्सिडी का रेट है, और 35% इज रूरल एरियाज। पीएमईजीपी, आई थिंक्स पीएमईजीपी स्कीम सबको क्लियर है, बिकॉज ऑल आर स्टूडेंट्स है। अभी कोई तक कुछ बार भी है डाउट। ऑन मैक्सिमम एज, मतलब 18 एनीबडी? इयर्स अबव। अच्छा, 60 इयर्स के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें? कितने इयर्स के? 60 इयर्स? 60? या? यस मैम। ओके। एनी फर्दर क्वेश्चंस? मैं आगे चलूं? यस guys, please drop your questions in the chat box, huh? Let's make this very interactive. आप जितना क्वेश्चंस रेज करोगे ना, मैं आपका सॉर्ट आउट कर सकूंगी। एंड अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टैंड अप इंडिया, दिस इज फॉर वुमेन या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स।
10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन है बैंक से। अगर यही कंपनी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है तो उसका 51% शेयर होल्डिंग वुमेन या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के पास ही होना चाहिए, तभी ये एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं। और ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल है, नॉट ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड मतलब क्या है? नया प्रोजेक्ट। इट्स नॉट एग्रीकल्चर रिलेटेड। ग्रीनफील्ड मतलब नया। ब्राउनफील्ड मतलब जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उस पे एलिजिबल नहीं है। सेम चीज पीएमईजीपी में भी है, लेकिन पीएमईजीपी ब्राउनफील्ड में भी एप्लीकेबल है, बट पहले वो पीएमईजीपी में गया हुआ है ग्रीनफील्ड में, तभी। मैं एग्जांपल लेती हूँ। सपोज आपने एक यूनिट स्टार्ट किया, टेक्सटाइल यूनिट। आपने पीएमईजीपी स्कीम ले लिया, अब आप उसको एक्सपेंशन कर रहे हो पीएमईजीपी स्कीम में, देन यू आर एलिजिबल। एक्सपेंशन के टाइम पे अगर आपने फर्स्ट में नहीं लिया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल। सपोज संदीप जी फर्स्ट टाइम नहीं लिए हैं, सेकेंड टाइम एक्सपेंशन कर रहे हैं, तब लेना चाह रहे हैं, उनको नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। पहला कंडीशन ही एम्प्लॉयमेंट का था, अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। लेकिन आपने सिंस पहले अप्लाई कर चुके थे तो वो एक्सपेंशन स्कीम में आप एलिजिबल हो। एम आई क्लियर? शो थम्स अप एवरीवन। I have two questions here. Can I? यस मैम। First thing है, how long does it take to get the funds? इट डिपेंड्स योर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स। अच्छा, उसके अंदर डिसबर्समेंट हो जाता है। यस। अच्छा। पीएमईजीपी में एक जन ने क्वेश्चन किया है, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू गेट द फंड? अबव 18 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका, आप कहीं पर भी एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए पहले। ये दिस इज द क्राइटेरिया। एनीथिंग एल्स? तो ये जो आप ग्रीनफील्ड दो, प्रोजेक्ट दो बोल तीन रहे हैं थम्स मैम, अप ही आए हैं। हाँ बोलिए ना मैम। हाँ, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आप बोल रहे हैं, दैट्स इसमें हमारे इधर ना हम लोगों ने देखे कि बहुत सारे सर्विसेज कैटेगरीज के आइडियाज है। Like somebody हम्म। wants to provide services to the old population, some services they are curating, ठीक है? तो वैसे प्रोजेक्ट्स में क्या विल दिस बी एलिजिबल? पीएमईजीपी इज नॉट एलिजिबल। स्टैंड अप इंडिया एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है तो। अच्छा। मैम ये स्टैंड अप इंडिया में एज लिमिट कितना होना चाहिए वुमेन का? कुछ भी एज हो, कोई 18 लिमिट है? ईयर्स ऑफ एज है। और लैंड का कोई लिमिट कि मतलब लैंड मतलब? जिससे मतलब ये स्टैंड अप इंडिया जो वुमेन का है, अगर मतलब ये किस के लिए मिलता है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए मिलेगा या कोई भी किस चीज के लिए यूनिट, मिलेगा? एनी यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, फूड सेक्टर हो, सर्विस हो, कुछ भी पे मिल जाएगा? कोई भी सेक्टर। Ma'am, just for further clarification, so software services could be the part of the greenfield? यस। आपका प्रोजेक्ट, देखिए, आप ग्रीन फील्ड में होने चाहिए। आपका पहला प्रोजेक्ट है, Hmm. सपोज पार्थोदास स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, वो पहले नहीं किया है कोई भी, आप सॉफ्टवेयर का काम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ग्रीनफील्ड फॉर यू। Okay. पहला प्रोजेक्ट And मतलब कि and स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए पहले से, अभी आप स्टार्ट कर रहे okay. Suppose if I have already got the one Startup India uh, like grant, हो। so in that case will it be eligible for the same CMAPG देखिए, जब CMAGP? आपको स्टार्टअप पे ग्रांट ऑलरेडी मिल चुका है तो वो Hmm. तो ग्रीनफील्ड है ही नहीं ना, Okay. Okay. स्टार्ट हो Got गया it. प्रोजेक्ट। Mm-hmm. अगर तो आप, ये मैम सर्विस इंडस्ट्री में भी एलिजिबल है क्या? यस यस, Okay. आप स्टार्टअप के साथ अगर अप्लाई किए होते तो आप स्टार्टअप में भी ले सकते थे, स्टार्टअप में भी बेनिफिट ले सकते थे। एक्सक्यूज मी। Okay. एनी अदर क्वेश्चन?
Ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, so basically, my project is an intersection between healthcare and services, like healthcare and entertainment. So, like, will I be eligible for this Stand Up India funding? Yes, ma'am. स्टैंड अप में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन सिर्फ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए। मींस आप ऑलरेडी सपोज कि आपने आज ही कंपनी फॉर्मेशन किया है, आप आज ही कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप स्टैंड अप इंडिया के लिए एलिजिबल हो। अगर आप 1 साल बाद बोलते हो हम स्टैंड अप इंडिया लेना चाहते हैं, तब आप यू आर नॉट एलिजिबल। आपकी वो प्रोजेक्ट ब्राउनफील्ड में आ जाएगी, क्योंकि 1 साल का So एग्जिस्टेंस। since inception, we'll have to apply for the funding. यस। Okay. कुछ ने सीड फंड के लिए पूछा है, बी पेशेंस, आपको पता चलेगा। Last question I have in this too, Yes. Ritika. इसमें कुछ टर्नओवर इन द सेंस कुछ रेवेन्यू कुछ वगैरह नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन आई एम स्टार्टिंग अप आई विल टेक एटलीस्ट 6 months 7 months to get some traction, right? But those are not the eligibility criteria, I believe. मतलब जो बैंक में पूछते रहते ये हैं ना। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नहीं है, बट बैंक मांगता है। प्रैक्टिकली बात करें, बैंक मांगता है। बैंक बोलेगा अगर आपका नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का दे दो। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ ये चीज, मेरा एक्सपीरियंस है, और ये इवेंट स्टार्टअप फेस करेंगे। पर ये दो इसको एक बार स्कीम के लिए प्लीज नहीं रिपीट है। करेंगे? हाँ, एक बार प्लीज रिपीट कीजिए अभी जो बोले, मैम जो देखिए क्वेश्चन पूछी बैंक उसको। आपसे मांगेगा पेपर्स, क्योंकि बैंक को गारंटी नहीं मिलता है कि आप लोग का वो लोग का लोन पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल अगर आपका नहीं होता है तो आपके पेरेंट्स लोग का मांगता है। When we are applying to get some loans from banks, but those are not the cases for these two schemes. That's what you meant, ये right? चीज नहीं है, बट वो लोग मांगते हैं, अच्छा। प्रैक्टिकली मांगते हैं। रूल्स के हिसाब से अगर मैं जाऊं, एक्ट के हिसाब से नॉट रिक्वायर्ड। आगे बढ़े। Yes, please. सीजीटी एमएससी, इट्स अ वेरी पॉपुलर स्कीम, जहां पर बैंक को गवर्नमेंट गारंटी देता है कि अगर इन केस कस्टमर लोन नहीं दे पाता है तो गवर्नमेंट बैंक को चुकाएगा। अप टू 5 CR का है। न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग अप्लाई कैन अप्लाई इन दिस स्कीम, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विस हो, सब सेक्टर को दे आर एलिजिबल। बट सर्विस सेक्टर, 1 मिनट दीदी, जॉल दे बिना मांगे। लेकिन सर्विस सेक्टर को थोड़ा इशू आता है इसमें, बिकॉज सर्विस सेक्टर में स्टॉक नहीं होता है, एंड दिस इज सीसी, तो स्टॉक देने में प्रॉब्लम आती है। ट्रेडिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, मैन्युफैक्चरिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विच आई सेड टू यू, नॉट द थियोरेटिकल। इसीलिए मैंने बोला जितना आप इंटरेक्शन करोगे सेशन में, you will know the practical only, nothing else. I don't want to go in theoretical one. Any questions still here? What happens if somebody defaults? नहीं मिलेगा। नहीं, किसी ने सिविल लोन, अच्छा ये तो होना बहुत लोन है। जरूरी है। अच्छा, सिविल हाँ, अच्छा होना। सिविल अच्छा होना, तीनों क्राइटेरिया में अभी तक मैंने जितना बताया, सिविल अच्छा होना जरूरी है। बट सिविल मैटर्स। ये बच्चे लोगों का तो अभी तो सिविल ही नहीं हुआ है ना। डिफॉल्ट नहीं आएगा ना, डिफॉल्ट नहीं आएगा। डिफॉल्ट नहीं आएगा, राइट। And ma'am, one more question. Even Like, Yes, if we have existing loans in our name, like student credit card or something like that, then are we eligible for these yes things? मैम, यू आर Okay. एलिजिबल, प्रोवाइडेड वो लोग आपका देख लेते हैं कितना लोन है, क्या है, चेक कर लेते हैं, यू आर Okay. एलिजिबल। Okay, ma'am. Ma'am, I am sharing my experience also because I have tried for this loan also
through SBI Bank. Uh, there was no issue with the CIBIL, but still they were checking my turnover or the tractions and the GST transactions, GST filing. All then only they are even I am started generating revenue, but still they are not ready to give me the loan as because we don't have the sufficient balance in my bank. And the GST filing also not good, like in the starting situation of our startup. देखिए, मैंने फर्स्ट में ही बोला था कंप्लायंस अच्छा होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट मैटर्स। आप जब आएंगे हम आपको स्टार्टअप के लिए भी बताएंगे व्हाई इट मैटर्स। अगर आपका जीएसटी फाइलिंग आप टाइमली नहीं कर पाए हो तो बैंक आपके पे क्वेश्चन उठाएगा। No, क्योंकि it was not about the timely filing. It was about like recurring GST filing. Like it should have some value, or there should not be any nil submission or something like that. तो नील सबमिशन होना यानी आपका टर्नओवर नहीं है ना। हाँ, मतलब sometime हुआ है, sometime नहीं हुआ है, क्योंकि initial phase में we used to do the piloting of our product, and there less chance to get some regular funding or the regular revenue generation or something. देखिए, सीजीटी एमएससी में ये प्रॉब्लम आता है प्रैक्टिकली। वो लोग 2 साल का बैलेंस शीट मांगते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली ये चीज मैं बता रही हूँ, 2 साल का बैलेंस शीट मांगते हैं, जहां पर वो लोग आपका टर्नओवर चेक करेंगे, प्रॉपर बैंकिंग स्टेटमेंट चेक करते हैं। जो प्रॉब्लम स्टैंड अप इंडिया पीएमईजीपी में एकदम नहीं आता है, पीएमईजीपी में होता ही नहीं है वो चीज। बट सीजीटी एमएससी और मुद्रा जो अभी मैं बताने जाऊंगी दोनों में मांगेंगे आपसे। और सीजीटी एमएससी सिंस अप टू 5 सीआर है तो वो लोग मांगते हैं, और वो भी ये अनसिक्योर्ड है, इट्स नॉट सिक्योर्ड। दिस इज द रीजन दे वांट। अगर आप प्राइवेट बैंक्स में जाओगे, प्राइवेट बैंक्स भी देते हैं बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्वाइट हाई। और कुछ पूछना है पार्थुदा? नहीं, so, Are there मैं any एक specialized banks, मतलब only PSUs or government banks only disburse this, और मतलब कैसे, मतलब what is the application procedure? सब बैंक्स लोग करते हैं, बट पीएसयू ज्यादा करते हैं। Hmm. What are the पीएसयू interest rates? इंटरेस्ट रेट 11% तक पड़ता है, डिपेंड्स अपॉन योर फाइल टू फाइल। Okay, thanks. just one question I have, ma'am. For the previous one, we provide up to 5 crore loan. That can only be subject if you have a recurring revenue. If there is no revenue, we will be not be eligible for that. Is यस वो understanding लोग, correct? यस क्योंकि वो लोग 2 साल का बैलेंस शीट और पीएल मांगते हैं और बैंक स्टेटमेंट। प्रैक्टिकली मैं जाऊंगी तो वो लोग मांगते हैं। Okay. I mean, for R&D companies, these loans are not possible then. आरएनडी के लिए मैं आ रही हूँ, स्टार्टअप में आऊंगी, प्रोटोटाइप के लिए आऊंगी Okay, कि ma'am. क्या होता है। मुद्रा लोन, मुद्रा सीजीटीएमएससी जैसा है वैसे मुद्रा है, बट मुद्रा इज अप टू 20 lakhs। ये माइक्रो यूनिट्स के लिए ओनली है, ओनली फॉर माइक्रो यूनिट्स, ताकि वो माइक्रो यूनिट्स को बढ़ावा दे सके। इसमें आपको चांसेस होता है मिलने का। जो आप लोग को सीजीटीएमएससी में प्रॉब्लम होता है वो मुद्रा में प्रॉब्लम नहीं करते वो लोग जनरली, बट फाइनेंशियल्स मांगते हैं तो भी। जो मैंने आप लोग को बताया पहले आइडिया है, सपोर्ट कैसे करें हम लोग, उस आइडिया को प्रोटेक्ट कैसे करें। इनोवेशंस है हम लोग के पास, क्रिएटिविटी है, बट डर लगा हुआ रहता है किसी ने कॉपी कर लिया तो। हम लोग का क्या गया कुछ, हम लोग की मेहनत सारी हम लोग की, और किसी और ने पैसा ले लिया, बना लिया। तो उसको आप सपोर्ट कर सकते हो वाया पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट। अगर आप इंडियन पेटेंट करते हो अप टू 1 लाख का आपको सब्सिडी है, फॉरेन पेटेंट करते हो तो अप टू 5 लाख का है, वही आप ट्रेडमार्क करते हो तो 10,000 तक का है, डिजाइन रजिस्ट्रेशन करते हो
तो 15,000 का है। जीआई रजिस्ट्रेशन कुछ करते हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन, तो 2 लाख तक का सपोर्ट है। ये आपका आईपीआर सपोर्ट है। ये स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी है करवाना। हम लोग क्यों बोलते हैं कि ब्रांड को पहले से ही आप बुक कर लो अपना। ट्रेडमार्क क्यों बोलते हैं, डिजाइन को ट्रेडमार्क करवा लो, क्योंकि वो कोई भी कॉपी नहीं कर सकेगा आपका। फिर वो आपका राइट है। अगर आपने कुछ एआई या ड्रोन रिलेटेड कुछ किया है, पेटेंट करो। काफी सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पेटेंट कर रखे, एक नहीं, दो दो तीन तीन पेटेंट कर रखे हैं, ताकि उनका कुछ भी कॉपी नहीं हो फ्यूचर में। आज आपको पता, आपका आइडिया बहुत सॉलिड है, बट अभी आप उस स्टेज में नहीं हो, तो आपको उस आइडिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर आइडियाज, एंड यू कैन टेक द गवर्नमेंट सपोर्ट टू फॉर दैट। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जो भी स्टार्टअप्स फूड में जाते हैं, चाहे वो मिलेट्स में गए या रागी में गए या बहुत सारे स्नैक्स आइटम में या दाल मखाना में, गवर्नमेंट स्टेट सपोर्ट है इसमें, स्टार्टअप सपोर्ट है, पीएमईजीपी सपोर्ट है। फूड प्रोसेसिंग का कम से कम 7 से 8 स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो। ये क्यों गवर्नमेंट सबसे ज्यादा स्कीम इस पे निकाला है? आज के दिन अगर अपने बात करें, कोई भी स्ट्रीट फूड वेंडर है या कोई पान वाला ही है या कोई बड़ा बाजार में जो बैठा रहता है, कचौड़ी सब्जी या थिएटर रोड में, वो करोड़ों में कमाता है, बट उसके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। न उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, न फूड लाइसेंस है, न कुछ है। इस चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में देने के लिए गवर्नमेंट ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा स्कीम्स लॉन्च की है। एंड जब से उन्होंने लॉन्च किया है, तब से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने लगे। अगर आप किसी को भी जानते हैं जो घर से अचार बना के बेचते हैं, उनको बोलिए ये स्कीम्स लेने, सेंट्रल सपोर्ट है उधर पे। कोई बेकरी का काम कर रहा है घर से भी, उनको भी सपोर्ट है। इज इट तो ओनली ये, अगर यस प्रोसेसिंग होता है, suppose somebody is taking up some spices and selling it on the e-commerce. बहुत सारे स्पाइसेस ब्रांड आजकल होते हैं ना, प्रोटीन पाउडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ही करते हैं। तो विल दैट दिस बी एप्लीकेबल? नहीं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनी मैन्युफैक्चरिंग। सामने वाला कर रहा है, सामने वाले के लिए एप्लीकेबल है। मैंने क्या बोला, जो अचार बना रहे हैं, यानी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बेकरी यूनिट, यानी वो केक बना रहे हैं खुद, वो किसी से बनवा के बेच रहा है, दैट इज ट्रेडिंग। तो उस पे नहीं है। गवर्नमेंट का मोटो क्या है? हम लोग के देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, हम लोग के देश में काम बढ़े। अगर आप बाहर से ही कुछ करवाओगे तो वो चीज नहीं है। वो उसके लिए एप्लीकेबल हो, अगर वो इंडिया में है तो। मैम व्हाट इफ अगर वो स्टार्ट करना चाहते हो या चाहती है, हाँ, बेकरी हो या मसाला हो या फिर अचार हो, स्टार्ट करने हैं तो फिर? स्टार्ट करने पे भी है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई ना। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में देखिए और हर इसके एक लिए ऑफिस चाहिए या घर से कर सकता है वो? आप घर से करिए, अचार तो घर से ही बनाते हैं। हाँ, अचार बेकरी तो घर से हो जाएगा, वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई ना। आपको ये देखना है कि वो आप प्रूफ कर पा रहे हैं या नहीं, हम्म। और आपके लाइसेंस आपको क्या बोल रही है, जो कंप्लायंस में आ गई ओके, फर्स्ट में। क्योंकि सबका गॉट लाइसेंस इट। होना बहुत जरूरी है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में फसाई लाइसेंस बहुत मैंडेटरी है। जी तो जी, वो तो आपका सबसे ज्यादा फसाई इम्पोर्टेंट है। लाइसेंस, अब फसाई लाइसेंस में आपने ट्रेडिंग लिखवा रखा है, तो वो ट्रेडिंग यूनिट में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहेगा। ट्रेड लाइसेंस में आपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखवा के रखा है, ट्रेडिंग लिखवा है, तो आपकी यूनिट ट्रेडिंग ही रहेगी। कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने जीएसटी में क्या मेंशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक कंपनी का जब भी बोलती हूँ कंप्लायंस पहले मंगाती हूँ,
आपने मेंशन क्या किया है? आरओसी में आपने नेचर ऑफ अपना कंपनी क्या दे रखा है? सब कुछ चेक करना बहुत जरूरी है। कैंसल अगर कोई बोलता है ना गवर्नमेंट के कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहे, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई। इट्स नॉट गवर्नमेंट इज नॉट वांट टू सपोर्ट यू। दीज आर द गवर्नमेंट, रीजन जो फाइल डिक्लाइन होते हैं, वो भी 6-7 महीने बाद, क्योंकि इस यस तरीके से फिर वो फाइलिंग नहीं हुआ रहता है, रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है। यस, फिर लोग दिस इज द गवर्नमेंट को ब्लेम रीजन। करते हैं कि गवर्नमेंट देता नहीं है, गवर्नमेंट झुलाता पीएमईजीपी, है, बस बोलने के लिए दिया है। यस, पीएमईजीपी स्कीम्स में यस। मैं खुद बोल रही हूँ मोर देन 50% फाइल्स रिजेक्ट होते हैं बिकॉज दिस इज द रीजन। वो पहला ही क्राइटेरिया बोल रहा है आप अनएम्प्लॉयड हो। पहले जब आप एम्प्लॉयड हो तो पीएमईजीपी में क्यों अप्लाई कर रहे हो? यू आर नॉट एलिजिबल। तो आप तो वहीं पर से तो फर्स्ट स्टेप ही आप तोड़ दे रहे हो। कोई ये बात नहीं समझता है। आपको धीरे धीरे और पता चलेगा व्हाई आई एम सेइंग। थैंक्स अभी मैम। तक कुछ भी प्रॉब्लम, प्लीज शो थम्स अप अगर सबको समझ में आ रहा है। मैम, यस मैम। मैम एंड वन मोर थिंग, लाइक अगर पेटेंट करवाना हो और गवर्नमेंट का असिस्टेंस चाहिए हो तो स्टार्टअप्स के लिए देयर इज अ स्कीम, मैंने सुना है। तो दे गेट एड्स फॉर द लॉयर्स एंड द पेटेंट फाइलिंग एंड ऑल। सो बात नहीं कर रहा इसके मीटिंग। लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड ऑल, वो कोई करवाना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा, आपका आइडिया पड़ता है बस पेटेंट के लिए। हाँ हाँ आपका पेटेंट क्या होता है कि आप कुछ बना रहे हो, उसका प्रोसेस है, हाँ तो वो चीज आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो कि कोई और वो प्रोसेस कॉपी नहीं कर सकता है। हाँ सपोज आपने एक ऐप, जिस वे से आपने ऐप बनाया उसको प्रोटेक्ट कर लिया। अब वो ऐप, सेम ऐप एटलीस्ट कोई और नहीं बना सकता। अगर वो बनाता है तो यू कैन फाइल पेनल्टी और इंटरेस्ट अगेंस्ट देम एंड दे हैव Ma'am, टू पे यू। ma'am, just यस, one input on this. Like I am keep on filing multiple patents, but what I've observed is unless it's a pure software that is not patentable, we have to use some kind of hardware. And हाँ ये तो देखिए पेटेंट का, देखिए आई एम नॉट अ आईपीआर कंसल्टेंट, तो पेटेंट का जो फीस आएगा वो बताएंगे, बट पेटेंट में होता है। अब जो प्रॉज और कॉन्स है वो आईपीआर कंसल्टेंट ही बता सकते हैं आपको सारा डिटेल्स। Ma'am, यस, one more doubt, ma'am. A while back, I dropped a question in the chat box where I asked that, ma'am, are all industries eligible, or only certain industries are picked by the government because it has to be aligned with government's plan? So, ma'am, what are your means? I mean, even if we apply, if it doesn't match with the government plans, are we still eligible to get a funding? देखिए इफ यू आर अप्लाइंग टू सर्टन स्कीम्स, जो मुझे आपका बात से समझ में आया है, if you're applying to certain schemes and if you didn't get any fund, you can apply to other schemes as well, so that you can get the support from the government. And if you can ask I me mean, for it's not related to specifically, AI, tech, or healthcare. It's just a lifestyle brand. So, but lifestyle brands are not supported by government initiatives. So, yeah, that's why I was asking this question. you should be very different. अगर आपका लाइफस्टाइल ब्रांड है, यू कैन अप्लाई इन इंसेंटिव स्कीम्स जो मैंने आपको सीजीटीएमएससी का बताया या मुद्रा बताया। अगर वुमेन बेस्ड है, यू कैन अप्लाई इन स्टैंड अप इंडिया इफ इट इज ग्रीनफील्ड No, प्रोवाइडेड। ma'am, it's basically fighting means we are trying to solve the loneliness problem in India, which is a growing problem in India. So, it's basically meeting people and a lifestyle problem. I will go in startup there. If you can connect your thing to that startup, so you can go for startup. Be here if I can solve your problem. Shondipan, one to one may be difficult मतलब to pay the answer here. We can take it up later. ठीक है? Yeah, sure, ma'am. ठीक है. Right, और Ritika? कुछ कोई, यस मैम, हो सकता है उनका भी सॉर्ट आउट हो जाए थोड़ा देर बाद, अच्छा. माइट बी, आई एम नॉट श्योर।
एनीथिंग एल्स टिल नाउ? अभी तक जितना मैंने समझाया, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है? There are two questions. No, One ma'am. from Rashmi Dash. Can I say? यस मैम। Once I submit my app. Rashmi, if you are there, why don't you unmute yourself? Why don't you speak up? Rashmi, are you there? Okay, let me read the question. Once I submit my application, how long does the approval process take? Typically taken from the bank's end. देखिए, बैंक साइड से टिपिकली 6 to 8 months टाइम लगता है, बट इफ यू फॉलो अप फ्रॉम द बैंक, अगर जैसे आप, अगर अपने स्कूल में भी अप्लाई करते हैं कुछ भी, अगर स्कूल से रिस्पॉन्स नहीं आता है, वी फॉलो अप इन द स्कूल ऑल्सो। तो सेम विद द बैंक, बैंक के संग हम लोग को कुछ ज्यादा ही फॉलो अप करना पड़ता है। तो वो चीज है, आपको आपको अपने हिसाब से ट्राई करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, कैन एनीवन अप्लाई टू ऑल द स्कीम्स पैरेलली? यस, प्रोवाइडेड यू आर एलिजिबल। कुछ स्कीम्स ऐसे होते हैं जहां पर लिखा हुआ रहता है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी अदर स्कीम्स, तब उसमें आप नहीं कर सकते हो। अंडरस्टैंड, देयर आर मोर देन 200 schemes of the government. Depend upon your nature of business and where are you located. Understood. स्टार्टअप इंडिया, जो मैं अभी बहुत देर से आप लोग का इंतजार कर रही थी, अब आप लोग को समझ में आएगा कैसे आप लोग पैरेलली ले सकते हो सारा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज स्टार्टअप। एक चाय वाला भी अगर चाय बनाता है ना, बोलता है मैं स्टार्टअप हूँ, एक्चुअल में उसको डीपीआईआईटी सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, वो स्टार्टअप अपने आप को बोल देता है। क्या वो स्टार्टअप है? आंसर फ्रॉम योर साइड, यस और No, नो? ma'am. It's a business. It's a pure business. It's a normal business. बट वो यस, चाय अगर वो खाने वाला कप में बेचे, देन इट्स अ स्टार्टअप, बिकॉज वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो मिट्टी वेस्ट होने से बचा रहा है, किसी ने चालू किया था। चलिए ये भी अच्छा बात है, एक तो यूएसपी निकल गया। स्टार्टअप क्या चीज है मैं आपको आप बताती हूँ। आयुर्वेदिक, हाँ बोलिए। यस सर, बोलिए ना। जब आप चाय में भी वैरायटी दे रहे हो या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आयुर्वेदिक दे रहे हो, उसको अच्छा से प्रमोट कर रहे हो, मतलब सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, स्टार्टअप बोल सकते हो आप। बट एक नॉर्मल बिजनेस, आप एक फूड कार्ट लेके उतर गए तो उसको बिजनेस स्टार्टअप नहीं बोल सकते। यस, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, इफ इट इज एग्जिस्ट इन द मार्केट, देन हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट? हाउ यू स्टैंड डिफरेंटली फ्रॉम द मार्केट? यू हैव टू एक्सप्लेन योर यूएसपी। अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में ही नहीं है, देन तो आप मार्केट को ऐसे ही डिस्टर्ब कर दोगे। ये चीज होना बहुत जरूरी है स्टार्टअप के लिए, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब स्टार्टअप, जब आप स्टार्टअप को फॉर्म कर रहे हो, प्रोप्राइटरशिप इज नॉट एलिजिबल फॉर स्टार्टअप। और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हो, उसको आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, या एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या कंपनी। कभी कभी कोई जन बोलता है कि हम लोग तो एक ही है आदमी है, दूसरा आदमी नहीं मिल रहा जिसको हम लोग दिखाए शुरू में। ओपन अ ओपीसी, दैट इज वन पर्सन कंपनी। ये गवर्नमेंट ने इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि एक आदमी भी अपना एक कंपनी खोल सकता है। दिस आर एलिजिबल फॉर ऑल द स्कीम्स ऑफ द स्टार्टअप। स्टार्टअप 10 साल के अंदर अंदर उसका टाइम पीरियड होता है, जिस दिन से वो फॉर्म हुआ है। उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस को स्प्लिट होके आ रहे हो या रिकंस्ट्रक्शन होके आ रहे हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टार्टअप। आई थिंक आई एम क्लियर इन दिस थिंग कि स्टार्टअप क्या होता है। यस और नो? वेरी क्लियर रितिका। पहले तो थैंक हम यू। लोग सब लोग मतलब खुद को स्टार्टअप बोल लेते हैं, ठीक है, बट देयर यस, इज अ एक्चुअली डेफिनेशन एंड दैट यू हैव प्रोवाइडेड लॉट ऑफ क्लैरिटी। अब जब ये स्टार्टअप आती है, जो मैंने आपको पीएमएजीपी बताई, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का भी स्कीम्स अप्लाई कर सकते हो। सीजीटी एमएससी मुद्रा भी अप्लाई कर सकते हो।
अब समझ में आया मैंने पहले सेंट्रल स्कीम क्यों बताया। स्टार्टअप के साथ भी बहुत सारा गवर्नमेंट सपोर्ट है। यू हैव ideas, awesome ideas, creativity, innovation, but there is a shortage of funding. जहां पर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट देता है अप टू 70 lakhs, बट आइडिया शुड बी यूनिक। गवर्नमेंट आपको पुराने आइडिया पे फंडिंग नहीं करेगा, ये मान के चलिए। अब यहाँ पर किसी ने पूछा था प्रोटोटाइप, यस सपोर्ट है प्रोटोटाइप पे भी। दिस इज सीड फंडिंग स्कीम। प्रोटोटाइप आइडिएशन आपको सब चीज में सपोर्ट मिलेगा। अप टू 20 lakhs इट्स अ ग्रांट जो आपको गवर्नमेंट को वापस नहीं देना है। ये इसी के लिए, प्रोटोटाइप के लिए, आइडिएशन के लिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज ऐसे होते हैं जो रिसर्च में इतना टाइम लग जाता है, उसमें इतना एक्सपेंस खर्च होता है कि हमें पता नहीं कि वेदर वी विल सक्सेसफुल और नॉट, बट अमाउंट ऑफ फंडिंग इज वेरी हाई। तो गवर्नमेंट सपोर्ट अप टू 20 lakhs as a grant. Second stage is up to 50 lakh as a debt, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, बट इसकी कुछ एलिजिबिलिटी है। देयर आर 5 एलिजिबिलिटीज। सबसे पहला वो लोग डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट इज स्टार्टअप। स्टार्टअप जो भी फॉर्म करता है उसको अपना स्टार्टअप एक सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है स्टार्टअप इंडिया में, जहां से उनको डीपीआईटी की सर्टिफिकेट मिल जाती है। आपको मिल गई वो चीज ठीक है। जिस दिन आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको सीड फंडिंग में अप्लाई कर देना है। अगर आप लास्ट दिन अप्लाई करने जाते हो, इट्स माय एक्सपीरियंस, साइट काम नहीं करेगा 2 दिन पहले। आई डोंट नो हाउ द साइट नोज कि आपका इनकॉर्पोरेशन डेट खत्म होने वाला है 2 साल का, बट साइट काम नहीं करेगा। अगर सपोज कि आपका 1 अप्रैल 2023 इनकॉर्पोरेशन डेट है, तो आपका 31 मार्च 2025 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई इन सीड फंडिंग स्कीम। एंड सीड फंडिंग स्कीम में आप 3 तरह से अप्लाई कर सकते हो विद इन द गैप ऑफ 90 days। आपको पहले से ही अप्लाई करना है। अगर आप सोचोगे लास्ट मोमेंट में जा रहे हो, आप बहुत सारा स्कीम्स खो दे रहे हो। दूसरा, फंडिंग, यानी इंडियन होल्डर मिनिमम 51% होनी चाहिए, जिसमें अपने शेयर होल्डिंग में आए। फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट का भी फंडिंग होता है, अपना खुद का फंडिंग भी हो चलेगा। प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बता दिया, यूएसपी, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो, अगर आप मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हो, यू शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट। हाउ? यू हैव टू प्रूव दैट। और अगर आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो मार्केट में, देन तो इट्स वेरी गुड, यू कैन डिस्टर्ब द मार्केट। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका ऐसा है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, यू गेट अप टू 20 lakh एज अ ग्रांट, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बट अगर जिसको नहीं मिला, यानी ये यूएसपी नहीं है। दूसरा चीज, जब अपने डीपीआईआईटी सर्टिफिकेट लेते हैं ना, यूट्यूब से अपने देख के सब ले लेते हैं फ्री में, बट वो बेस है। जब अपने बेस को खराब कर देते हैं ना, आप इमारत उसको अच्छी खड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए बोला जाता है फाउंडेशन इज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर डीपीआई सर्टिफिकेट ऑन योर ओन, बी श्योर you prepare your project very well. You answer all the questions, because it's not mandatory, but you answers all the questions because it is your passion. You're opening a startup, your dream company. आपकी ड्रीम कंपनी ऐसी नहीं हो सकती जिसकी बेस ही हिल जाए। इसीलिए प्रॉब्लम होती है सीड फंडिंग स्कीम में या अदर स्कीम में, बिकॉज आपने बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। आपको बेस अपना दिखता नहीं है बाद में, बट गवर्नमेंट को तो दिख रहा है ना। आप जब फंड को स्कीम में अप्लाई करोगे तब आपको एप्लीकेशन दिख रही है, बट गवर्नमेंट को सारा चीज दिख रहा है। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आप लोग को बोला ना, छोटे छोटे जो चीज होते हैं ना, जहां पर हम लोग गवर्नमेंट का फंडिंग खो देते हैं। दिस इज रीजन। Ritika ji, I have a question. May I please proceed? यस, यस सर। हाँ जी।
So basically, हमने स्टार्टअप के लिए अप्लाई करा, everything happened, but we are at a stage जहाँ पर we have to choose the incubator. Yes. Now, what happens in that situation is that with whichever incubator that I've contacted with, they are letting me know that they have exhausted all of their grant funds. So, Yes. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? How is it exactly that we should go about this particular problem? देखिए, कुछ इंक्यूबेटर्स के हाथ में ग्रांट है, कुछ इंक्यूबेटर्स के हाथ में ग्रांट और डेट दोनों है, और जी। कुछ इंक्यूबेटर्स के हाथ में सिर्फ डेट है। ये आप लोग फेस करेंगे। जिस इंक्यूबेटर्स के हाथ में ग्रांट नहीं है, आप उनको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सब आपका होमवर्क होता है, जो आपको Okay. पहले से करके रखना पड़ता है। Okay, understood. So this is a normal problem that everybody faces, right? Yes. And is there another way, like for example, can we reach out to you for help in certain things like these if you are aware of certain places जहाँ पर Yes, ma'am. Yes, sir. You can connect to Tanya, ma'am. She will help हाँ you जी, to connect to with me. तो आप ये चीज के लिए मेरे संग बात कर सकते हो। absolutely. Thank you very much. Jasprit ji, please get हाँ connected जी, with us. Huh? हाँ जी, absolutely. Thank you. एनी अदर क्वेश्चंस? क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर खत्म हो गया है। अगर मैं बताने जाऊंगी, मैं और भी स्कीम्स बता सकती हूँ आप लोग को, लेकिन आप लोग को इतना स्कीम्स भी अगर बहुत अच्छा से समझ में आ गया ना, मीन्स मेरा ट्रेनिंग बहुत सफल हो गया यहीं पर ही। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस। मैम अगर मुझे आज मार्केट में कुछ प्रॉब्लम दिखा हम्म जिसके ऊपर मैं एक बिजनेस बना सकता हूँ, लेकिन वो हम्म प्रॉब्लम ऐसा है कि कोई भी इजीली कॉपी कर सकता है, तो क्या वो स्टार्टअप में आएगा? प्रॉब्लम को कॉपी कर सकता है तो उसके लिए पेटेंट है या ट्रेडमार्क है या कॉपीराइट है, ये आपको आईपीआर ज्यादा अच्छा से बताएंगे किसमें आप फॉल करोगे। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसका सल्यूशन दे रहे हो, और मार्केट में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, अप्लाई फॉर स्टार्टअप, अप्लाई फॉर फंड्स, अप्लाई फॉर अदर schemes as well. ओके। And someone asked me, can it be a Section 8 company? Yes, it can be. Any other questions? Yes, ma'am, I have a question. Yeah, Yes, please. ma'am. Actually, I am thinking about some e-learning apps. So, for e-learning and education scheme, which scheme is better for me to for startup and all? Which government scheme? You want for yourself, Not for me, actually. For my startup idea. for your startup idea. You want something e-platform. No, not like it for platform. I'm saying about like for education app idea. Which government scheme is better for me? Like in everyone. देखिए, एक तो होता है कि स्टार्टअप का खुद का सीड फंडिंग भी है, जो मैंने आपको बताया। If you are below 18 years of age, then there are उभरते सितारे फंड स्कीम ऑल्सो। अभी बीच में एक एडुकेशन के लिए एक स्कीम आया था, जहां पर गवर्नमेंट ने 7 लाख का सपोर्ट दिया था। तो आप जब जैसा करते हो ना, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालता है, तो वो चीज होता है। तो ये आपको या तो अपडेट नॉलेज रखना पड़ेगा, या आपको किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो आपको अपडेशन दे पाए। एनीथिंग एल्स, मैम? There is a question from Sandeep. Sandeep, why यस। don't you unmute yourself, please? Huh? Yeah. So my question was, suppose if there is an existing company uh, who is like doing fine, but now they have come up with a product. Will there be any fund government schemes for expansion? And suppose if this company is within 10 years of business. तो विद इन 10 years इट डिपेंड्स सीड फंडिंग एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि सीड फंडिंग 2 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एलिजिबल है। एआई रिलेटेड है, तो इनके पास कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्कीम्स निकलते रहते हैं गवर्नमेंट के, या माइटी से भी निकलते हैं काफी सारे स्कीम्स, जहां पर वो लोग देख सकते हैं। सिंस यू आर सेइंग अबाउट प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं,
तो स्टेट स्कीम्स में भी जा सकते हैं वो लोग। अगर एआई रिलेटेड है, पीएलआई में एलिजिबल है इन केस, तो दे कैन गो फॉर पीएलआई स्कीम ऑल्सो। Any website from where we can get this information? All the websites are different for different schemes. ये तो मेरा पैशन है जो मैं पढ़ती रहती हूँ Got it. इसीलिए, एंड सिंस माय क्लाइंट इज आल्सो देयर, तो उनको भी एडवाइस करना पड़ता है। One more question, maybe out of topic a little bit. You only do for within India or also for outside India? I work pan India based, even I work for outside India also. Since अभी मलेशियन एम्बेसी से किसी ने मुझसे कनेक्ट किया था, they want to set up a semiconductor unit in India. They want my suggestion where and what is the government support. I'm talking about Indian companies trying to set up a business in US. Okay. So can you like we have a business already in US, so we might need some ideas, some help, support with the rules over there. So can you help on that? Yes, sir. We do. Okay, I'll contact you one to one because I have. Sure. Okay, ma'am, may I? Yes, sir. Okay, मैम ट्रेडमार्क कराने में वैसे पैसा कितना लगता है? सर ये जनरली आईपीआर ही बता सकते हैं। ट्रेडमार्क इज नॉट माय अच्छा फोटे, अच्छा बट वी डू फ्रॉम आवर फर्म, तो अच्छा। आपको उनसे ही कनेक्ट करवा सकती हूँ मैं। आप और तानिया जी को बोलिएगा, तानिया जी कनेक्ट करवा देगी आपको। अच्छा, श्योर श्योर। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ट्रेडमार्क करने से पहले कंपनी फॉर्मेशन जरूरी है क्या? यस, एकदम जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा आप ट्रेडमार्क के लिए आप अपना अगर लोगो है तो उतना जरूरी नहीं है, बट आई प्रेफर कि कंपनी फॉर्मेशन करना चाहिए। तो वो लोगों क्योंकि क्या अगर आर्ट वर्क में मतलब उस पे yes, ma'am, जाएगा क्या? आर्ट वर्क में जाएगा या फिर ट्रेडमार्क में ही लाइसेंस होगा लोगो? ट्रेडमार्क में ही रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, हम्म सपोज कि आपने एक ट्रेडमार्क बना लिया, हम्म बट आप उसके नाम से कंपनी फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे, हम्म। क्योंकि वो आपको करने नहीं देगा, बोलेगा कि ट्रेडमार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये ओके चीज में प्रॉब्लम होता है। तो वी ऑलवेज सजेस्ट ओपन योर कंपनी, एटलीस्ट गेट एन अप्रूवल, आप उधर पे फिर पैरेलली अपना ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दो। गॉट तो द ये पॉइंट। चीज है। ओके, थैंक यू मैम। If I can answer this question, you search Google for Mohua Home Chaudhary and she is the right person. Yes, I know her. I know her. Yeah, Yes. she will guide you. Thank you, definitely. So I think no more questions. Anyways, Ritika and all the participants, thanks a lot for joining in this call. Ritika, heartfelt, thanks to you. I know, You. yeah. So thank you guys. We are ending the session now.